हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आपने देखा कि हमने पिछले कई लेक्चर्स में अपने प्रोबेबिलिटी थ्योरी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो भिन्न-भिन्न तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी बात करी है। और अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की आप कोई भी अगर किताब को कंसल्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास भिन्न-भिन्न तरीके के प्रोबेबिलिटी फंक्शंस होते हैं। हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह के कई सारे हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शंस होते हैं जिनको हम अलग सिनेरियोज़ में अलग-अलग जगह पर आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करते हैं और उनके द्वारा हम अपने इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं। उन्हीं सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में एक हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो भी स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के हमारे प्रोसीजर्स होते हैं उनके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत से जो हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के प्रोसीजर्स हैं जो हमारे डेवलप करे गए हैं वो हमारे इस एजम्पशंस पर हैं कि हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें इत्यादि। तो अपने उन स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के प्रोसीजर को समझने के लिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम पहले ये समझें कि हमारा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट के लिए भी बहुत आसानी से एक्सटेंड हो जाता है। तो आज से इस लेक्चर में और आगे आने वाले लेक्चर में हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि आज तो मैं आपको अपने यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगा और मैं इसको बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट के केस में एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगा और उसके द्वारा हम आपको इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसकी जो हमारी भिन्न-भिन्न प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में समझाऊंगा। और यहाँ पे समझाने के बाद में आप जब फ्यूचर में जब हमारे बाकी लेक्चर्स आएंगे आप बहुत जगह देखोगे कि हमारे एजम्पशन होगा कि हमारे ऑब्जर्वेशन से वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से या एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ मैं इतना ही लिखूँगा कि लेट x1, x2, xn जो भी हमारे हैं ये हमारे इस नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन से आ रहे हैं और उसके अलावा साथ में उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका खुद ब खुद इस्तेमाल होता रहेगा। तो उन कॉन्सेप्ट को आगे समझने के लिए आज यही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इस यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर में आपको अपने इस यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उससे जो हमारी भिन्न-भिन्न जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये हमारा एक स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसको हम गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, राइट। कुछ लोगों का ये ऐसा मानना होता है कि इसका जो इजाद है गाउस साहब ने किया था, कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने किया इसलिए इसका नाम गाउसियन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन का इजाद गाउस साहब ने नहीं किया था, राइट। तो इसलिए आप इसको कभी कन्फ्यूजन में नहीं होइएगा, लेकिन हमारा मतलब यहाँ से सिर्फ खाली नाम से है कि हम इसको गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और ये एक बहुत ही वाइडली यूज एजम्पशन हमारा होता है बहुत से स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर में, जहाँ पर आप ये कहोगे कि हमारा रैंडम वेरिएबल है ये हमारा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, राइट। ये हमारा एक बहुत ही कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन आप अगर देखोगे तो होता है ये। अब तो पहला सवाल हमारा यही आता है कि ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किस फॉर्मेट का होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल x के बारे में कहा जाता है कि वह एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और जहाँ पर इसके हमारे दो पैरामीटर्स होते हैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर। और तो ये कब कहा जाएगा जब इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये हमारा इस फॉर्मेट में दिया जाए जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए मैंने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा हुआ है x और उसके आगे सेमीकोलन लगाया, उसके आगे ये पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। तो ये जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं ये हमारे इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को ये हमारे को दिखाने की कोशिश करते हैं और इसको मैंने इन जनरल हम इसको इफेक्ट लिख लेते हैं अपनी इस सुविधा के लिए। और इसका जो फॉर्मेट होता है वो हमारा इस प्रकार का होता है 1/σ√2π एक्सपोनेंशियल ऑफ
माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स की हमारी रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, म्यू की रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच में, और सिग्मा स्क्वायर की क्या रेंज होती है, ये हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो मैंने यहाँ पे एफ एक्स लिखा है इसको कायदे से एफ ऑफ एक्स एक्स लिखना चाहिए, लेकिन हमने खाली सुविधा के लिए इसको हम एफ एक्स यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि जब मैं मुंह से बोलता हूँ एफ एक्स एक्स तो थोड़ा सा बोलने में कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे इन जनरल इसको हम एफ ऑफ एक्स मैंने उसको लिख दिया है। तो ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है इसको हम ब्रीफ में इस प्रकार से लिखते हैं, एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। तो हम जब भी ये लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि x का जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारा इस फॉर्मेट का है, राइट। अब जो भी हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो इसके जो हमारा एसोसिएटेड रैंडम वेरिएबल है x, इसका कुछ मीन और वेरिएंस भी होगा। x अगर हमारा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो इसमें अगर हम अपने जो भी मैथमेटिकल टूल्स को लगाएं और उसके द्वारा अगर हम इसमें से अपने x का मीन और वेरिएंस अगर निकालने की कोशिश करें, तो ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x अर्थात ये इसका मीन है, ये हमारा म्यू हो जाएगा, और x का जो वेरिएंस है ये हमारा सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो x में हमारे दो पैरामीटर्स हैं, मीन और सिग्मा स्क्वायर, ये हमारे इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैरेक्टराइज करते हैं। तो म्यू हमारा मीन को इंडिकेट करेगा और जो हमारा सिग्मा स्क्वायर पैरामीटर है ये हमारा वेरिएंस को इंडिकेट करेगा। तो ये जो वैल्यू होती है म्यू की, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू म्यू, ये हमारे इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो सेंटर है अर्थात जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसके बारे में बताती है, और जो वैल्यू हमारी वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर है ये हमारे इस डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएबिलिटी के बारे में बताती है। और अगर हम इसका अपने fx का कर्व अगर हम प्लॉट करते हैं इस प्रकार से, तो ये जो वैल्यू है सेंटर में ये हमारी होती है म्यू, और ये जो वैल्यू हमारी होती हैं ये इसकी वेरिएबिलिटी होती हैं, इसको हम सिग्मा स्क्वायर के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं, राइट। और अगर हम इसमें से अगर हम म्यू की वैल्यू को 0 ले लेते हैं और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को अगर हम 1 ले लेते हैं, तो ये जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और इसका जो नाम होता है उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो आप ये देखोगे कि बहुत सारे हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस प्रोसीजर में हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोसीजर को या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। उससे एडवांटेज क्या होता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा पैरामीटर की वैल्यू से इंडिपेंडेंट हो जाता है, अर्थात म्यू हमारा फिक्स हो गया 0 पर और वेरिएंस हमारा फिक्स हो गया 1 पे। उसके द्वारा हमको जो भी अपने स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के प्रोसीजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। तो अगर हम अपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो इसका जो भी हमारा इसका जो भी पीडीएफ होता है ये हमारा इस प्रकार से होता है। इसमें से मैंने खाली म्यू इक्वल टू 0 कर दिया है और सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दिया है, तो ये हमारा आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे एक्स की जो हमारी रेंज है ये हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आ जाएगी, और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं x फॉलोज नॉर्मल 0 1, राइट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये इसका पीडीएफ है, ये है, राइट। अब बहुत बार देखोगे आगे आने वाले लेक्चर्स में कि हम इसका पीडीएफ कहीं नहीं लिखेंगे, लेकिन हम यही लिख देंगे कि x फॉलोज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, या हम लिख देंगे कि x फॉलोज नॉर्मल 0 1, राइट। अब यहाँ पर हम आपको इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। आप अगर अपने इस नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर के कर्व को आप अगर प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो ये आपको कर्व इस प्रकार से कुछ आएगा, ये जैसी ये है, राइट। तो आप ये देख सकते हो कि ये इसका नॉर्मल डेंसिटी का ये डेंसिटी कर्व है, राइट। ये हमारा सिमेट्रिक है और ये बेल शेप्ड है। बेल शेप्ड का मतलब जैसे आपने घंटा देखा है, घंटा इस तरीके का होता है, तो इस तरीके का इसका शेप है। और इस कर्व शेप में आप अगर जो इसका जो 20 की वैल्यू है यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये हमारी म्यू है, और इसीलिए हम जो इस कर्व का जो सेंटर है उसको हम म्यू पे मानते हैं, और हम ये कहते हैं कि यह कर्व हमारा म्यू के दोनों ओर सिमेट्रिक है, राइट। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर ये वाली अगर हम अपनी लाइन को अगर हम ड्रॉ कर दें जो मैंने करी हुई है, तो इसके बाएं हाथ की ओर और दाएं हाथ की ओर हमारा 50% का जो एरिया है वो रहेगा, राइट। और
उसके साथ में आप देखोगे कि ये जो हमारा एरिया है जो इस सेंटर लाइन के दोनों ओर जहाँ से मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये हमारा एक्चुअली में जो वेरिएंस की वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर उसका इंडिकेट करता है, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू के द्वारा जो हमारा वेरिएशन यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है ये उसको इंडिकेट करता है। और अगर आप इस कर्व में अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को निकालोगे तो देखिए ये आपके म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा पर आ जाएंगे। ये हम अपने मैथमेटिक्स के द्वारा इनको हम निकालते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे खाली इनका जो आउटकम है, रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, हम उसके बारे में बता रहे हैं आपको। राइट, अब हम आपको दोबारा से यहाँ पर अपने इस मीन और वेरिएंस के बात करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर जो अगर हम एक नॉर्मल डेंसिटी की बात ही अगर हम कर लेते हैं कि नॉर्मल डेंसिटी में अगर हमारा मीन अगर हमारा ये 0 अगर है, राइट, तो मीन हमारा फिक्स हो गया। अब हमारा हम अपने वेरिएंस को वेरी करते हैं। तो नॉर्मल के केस में अगर हमने मीन को फिक्स कर दिया और वेरिएंस की वैल्यू को अगर हम 0.5 और क्या बोलते हैं 1 और अगर 2 करते हैं तो इसका कर्व कैसा बनेगा, ये बात हम आपको यहाँ पर इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप अगर इसका कर्व बनाएंगे तो जैसे देखिए इसको मैं कहता हूँ कर्व नंबर 1, कर्व नंबर 2 और कर्व नंबर 3। तो जब आप कर्व नंबर 1 को देखेंगे तो यहाँ पर वेरिएंस की वैल्यू 0.5, 1 और 2 में सबसे कम है। तो ये जो आप स्प्रेड देखेंगे इस लाइन के दोनों ओर का, ये आप देखोगे कि इस प्रकार से आ रहा है। और इसी कर्व को अगर हम मान लीजिए अपने दूसरे नंबर के कर्व में अगर हम देखते हैं जहाँ पर हमने सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को लिया हुआ है 1, तो ये देखिए स्प्रेड हमारा बढ़ गया। राइट, और यही चीज़ को अगर हमने अपने कर्व नंबर 3 में लिया अगर, तो आप देखेंगे कि ये स्प्रेड हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जो हम आपको यहाँ पर दिखाना ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारा जैसे जैसे हमारा सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती जाती है, इस ये जो मैंने लाइन खींची है इसके दोनों ओर ये जो हमारा स्प्रेड है, इसका जो कर्व है इसका खिंचाव बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे सिग्मा स्क्वायर बढ़ता जाएगा ये आपको इसका जो वेरिएशन है इस कर्व का स्ट्रक्चर देख करके भी पता चलता जाएगा। राइट, उसके साथ में अब हम आपको एक और हम केस यहाँ पर दिखाते हैं कि अगर हमारे पास अगर मीन की वैल्यू अगर सेम रहती, अगर अलग अलग होती है, तो अगर वेरिएंस अगर सेम हो तो उसका कर्व कैसा होगा, और अगर हमारे पास अगर दो मीन की वैल्यू सेम है तो दो वेरिएंस पे कैसे फर्क पड़ेगा, और दो वेरिएंस की वैल्यू सेम है तो मीन पे कैसे फर्क पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो कर्व लिए हुए हैं, इसको मैं आपको देता हूँ। ये हमारा है कर्व नंबर 1 और यहाँ पे लिया है हमने कर्व नंबर 2। तो कर्व नंबर 1 में आप अगर देखोगे कि मीन की वैल्यू कितनी है 5, और कर्व नंबर 2 में मीन की वैल्यू कितनी है 15। ये कुछ इस तरीके का है कि मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मैंने यहाँ पे 5 और 15 पर मैंने ये दो कर्व बना दिए हैं। अब यहाँ पर हम अपने जरा सा इन कर्व को नंबर दे देते हैं सो दैट कि आपको समझाना आसान हो जाए। ये हमारा हो गया कर्व नंबर 3, ये हमारा कर्व नंबर 4 और ये हमारा कर्व नंबर 5। अब हम आपको आसानी से समझा पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अगर जो कर्व नंबर 3 और कर्व नंबर 5 को देखिए, तो दोनों में आप अगर देखेंगे खाली एक ही अंतर है कि इसमें से दोनों का जो मीन वैल्यू है उसका खाली फर्क है, म्यू इक्वल टू 5 और म्यू इक्वल टू 15, लेकिन उनका जो वेरिएंस है दोनों का बराबर है। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर कर्व का होगा वो बिल्कुल एक सा होगा। राइट, अब हम एक काम करते हैं, अपने कर्व नंबर 3 और कर्व नंबर 4 को कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि कर्व नंबर 3 में और 4 में मीन की वैल्यू तो हमारी 5 के बराबर ही है, लेकिन हमारा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 से सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। तो आप ये देखोगे कि ये जो हमारा वेरिएशन कर्व नंबर 3 में इस प्रकार से था, ये हमारा कर्व नंबर 4 में इस प्रकार से बढ़ गया। राइट, तो आप ये देख सकते हो कि अब जो भी हमारे कर्व नंबर 3 और कर्व नंबर 5 में क्या है कि दोनों का वेरिएंस सेम है लेकिन दोनों का मीन अलग अलग है। और अगर हम कर्व नंबर 3 और कर्व नंबर 4 को अगर हम देखेंगे तो इसमें से दोनों का मीन सेम है लेकिन उनके वेरिएंस अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इन कर्व्स का जो एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश करी है, जो आपको आगे आने वाले समय में जब आप किसी कर्व को देख करके भी आप अपने भिन्न भिन्न तरीके के स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस को आराम से निकाल पाएंगे। और इसके द्वारा मैंने आपको ये भी दिखाने की कोशिश करी कि जो भी हमारे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस में पैरामीटर्स होते हैं वो किस प्रकार का रोल प्ले करते हैं। ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये हमारे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज को ये कंट्रोल करते हैं। अब जैसा आपने पहले देखा था कि यूनिवेरिएट केस में हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन को डिफाइन किया था, उसी तरीके से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के केस में भी हम अपना क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन करते हैं।
तो x अगर हमारा नॉर्मल म्यू सिग्मा को फॉलो कर रहा है तो इसका जो क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन या CDF है ये इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है -∞ to x phi t dt। अब हम आपको एक चीज बता दें, यहाँ पे ये जो हमारा नॉर्मल म्यू सिग्मा का जो हमारा PDF होता है, इसको स्टैटिस्टिक्स में इसका एक पॉपुलर सिंबल है कि इसको हम फाई के द्वारा भी हम दिखा देते हैं। ये हमारा एक स्टैंडर्ड सिंबल है। तो स्मॉल फाई के द्वारा हम इसका PDF दिखाते हैं और कैपिटल फाई के द्वारा हम इसका CDF दिखाते हैं। राइट, तो ये आपको देखेंगे आप बहुत सारी बुक्स में आपको यही स्टैंडर्ड सिंबल मिलेगा, तो उसी के बारे में हम यहाँ भी बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि जो आपका कैपिटल FX होगा CDF वो हमारा -∞ to x phi t dt होगा, जहाँ पर phi t हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर का PDF है। और ये जो हमारा FX आया है इसको हम यहाँ पे कैपिटल फाई एक्स से हम डिनोट कर सकते हैं। अब आप ये देखोगे कि इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए कोई एक क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन नहीं आ पाता है। राइट, तो इस तरह के जो हमारे इंटीग्रल्स होते हैं उनको हमको म्यू और सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू दी होती है उसकी बेसिस पर कंप्यूटेशनली या न्यूमेरिकली हमको उसको सॉल्व करना पड़ता है। इसीलिए आप देखोगे कि किताबों में आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शंस की टेबल्स दी जाती हैं और ये प्राय हर एक स्टैटिस्टिक्स की बुक्स में अपेंडिक्स के द्वारा उनको दे दिया जाता है कि जिसमें से अगर आपको अपने कोई भी रैंडम वेरिएबल के ऊपर अगर अपना क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आप उसको वहां पर आसानी से कर सकते हैं। राइट, अब हम आपको यहाँ पे कुछ एक अपने इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बता देते हैं जो आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में या आप उसके बाद अपने भिन्न भिन्न तरीके के स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकालोगे तो उसमें वहां पे आपकी सहायता करेगा। तो एक हमारा रिजल्ट है कि अगर हमारा x हमारा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है और अगर हम कोई दो कांस्टेंट लेते हैं a और b, दो हमारे नॉन जीरो कांस्टेंट हैं, और अगर हम एक अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं y इक्वल टू a प्लस bx, देन उसके बाद जो y का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होगा वो भी हमारा नॉर्मल होगा, और लेकिन जो y के मीन हमारे हो जाएंगे वो इस प्रकार से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a प्लस bx, जिसको हम ऐसे ले सकते हैं a प्लस b इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारी क्या है म्यू, तो इसको हम a प्लस b म्यू कर सकते हैं। और y का जो हमारा वेरिएंस आ जाएगा, y का वेरिएंस हमारा आ जाएगा ऐसे वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, जो हमारा b स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि y भी हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन इसका मीन हमारा a प्लस b म्यू होगा और इसका वेरिएंस b स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर होगा। राइट, ये हमको ध्यान में रखना है। अब हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने देखा कि अभी आपको मैंने नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर और नॉर्मल 0 1 अर्थात नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बारे में बताया। तो अगर हमको अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मीन को 0 करना है और वेरिएंस को 1 करना है तो एक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके द्वारा हम इसको अचीव कर सकते हैं। राइट, हम इस रिजल्ट में उसी की बात करने वाले हैं और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है और बहुत ही उपयोगी रिजल्ट होता है जो आप आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि x हमारा एक रैंडम वेरिएबल है जो हमारा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, अगर हम x का एक अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें जैसे z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, अर्थात जो भी हमारा x है इसको मैंने मीन से सब्ट्रैक्ट किया और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, तो इसमें से जो भी हमारा z का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो हमारा नॉर्मल 0 1 हो जाएगा। और अगर आप इसको अगर देखना भी चाहो तो आपने अभी जो ये वाला रिजल्ट लिया है इसकी बेसिस पर आप आराम से निकाल सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारी कितनी है म्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू 0, और वेरिएंस ऑफ z आप अगर निकालोगे अगर तो ये 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ x हमारा क्या है सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज में अपने स्टैटिस्टिक्स में z ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। राइट, और इससे हमको एडवांटेज क्या होता है कि अगर मुझको किसी भी वैल्यूज़ की अगर प्रॉपर्टीज़ निकालनी है और अगर वहाँ पे म्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 1 नहीं अगर है तो हम अपने उस रैंडम वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम उस प्रॉपर्टी को नॉर्मल 0 1 के लिए निकाल सकते हैं और उसको फिर हम बाद में अपने नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर के लिए ट्रांसलेट कर सकते हैं। और एक खास बात यह है कि नॉर्मल 0 1 की प्रॉपर्टी को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास टेबल्स अवेलेबल हैं, तो हम टेबल के द्वारा
हम इन प्रोबेबिलिटीज़ को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो रिज़ल्ट यहाँ बताया है, ये आपको भिन्न-भिन्न तरह की नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज़ को कंप्यूट करने में आपकी सहायता करेगा। अब इस स्लाइड में हम आपको अपने इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन होता है, उसके संबंधित कुछ हम आपको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बताना चाहेंगे। तो अगर हमारे पास x अगर कोई नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो आपने देखा है कि स्मॉल फाई के द्वारा हम इसका पीडीएफ और कैपिटल फाई के द्वारा हम इसका सीडीएफ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम अगर हम वेरिएबल ले लेते हैं z, तो अगर हम स्मॉल z पर अगर हमको उसका CDF निकालना अगर है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल फाई z इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू z और फाई टी डी टी, राइट। अब यहाँ पर हम आपको यहाँ पे 3 रिजल्ट ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि रादर 2 रिजल्ट ही हैं। कि एक में हम दिखा रहे हैं कि फाई ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ जेड, और इसी को अगर हम ऐसे भी लिखना चाहें तो फाई ऑफ माइनस जेड प्लस फाई ऑफ जेड ये हमारा ए के बराबर आ जाएगा। और अगला रिजल्ट हमारा है कि फाई ऑफ 0 हमारा 1/2 के बराबर होता है। अब इनका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको जरा सा हम अपने इस ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर जो भी नॉर्मल 0-1 का जो पीडीएफ होता है उसको मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, और इसके द्वारा हम आपको यहाँ पर इस कैपिटल फाई जेड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको देने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर आप समझिए, इस कर्व में मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो ये फाई ऑफ माइनस जेड क्या होगा। तो यहाँ पर आपका है माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर आपका है प्लस इन्फिनिटी। तो फाई ऑफ माइनस जेड आपका क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस जेड फाई टी डी टी, राइट। तो अब अगर हम माइनस इन्फिनिटी से माइनस जेड हमारा ये है, अगर हम आने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली ये जो हमारा एरिया है ये हमारा फाई ऑफ माइनस जेड के बराबर होगा, राइट। अब आप अगर ऐसे समझिए कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ये पूरा तो इसका जो हमारा टोटल एरिया हमारा कितना होगा? ये हमारा होगा 1। अब आप अगर यहाँ पे दूसरी ओर आप अगर अपना फाई ऑफ z को अगर निकालने की कोशिश करिए अगर, तो फाई ऑफ z आपका कितना होगा? ये आपका माइनस इन्फिनिटी टू z और फाई टी डी टी होगा। तो अगर आप इसको निकालने की कोशिश करिए तो ये हमारा हो गया प्लस z। तो माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक का ये जो पूरा एरिया है ये आपका जो मैंने पर्पल कलर में किया है ये आपका कैपिटल फाई z हो गया, राइट। और आप अगर इसके साथ में आप अगर ये भी ध्यान अगर देने की कोशिश करिए कि ये आपका सिमेट्रिक कर्व होता है। तो जो एरिया आपका माइनस इन्फिनिटी और से लेकर के माइनस जेड के बीच में है, ये वाला एरिया, यही एरिया तो आपका जेड और इन्फिनिटी के बीच का भी होगा। इसलिए आप इस टोटल एरिया को फाई ऑफ माइनस जेड को आप 1 माइनस फाई जेड के फॉर्म में भी बहुत आराम से लिख सकते हैं, राइट। यही मैंने आपको ये जो रिजल्ट है इसको मैंने आपको ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करी है। अब मैं आपको यहाँ पर जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 इसको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फाई ऑफ 0 आपका क्या है? फाई ऑफ 0 हमारा क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 0 फाई टी डी टी, अर्थात ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 ये एरिया जो हमारा पूरा एरिया है ये हमारा फाई 0 है। तो आपको ये पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैंने आपको पहले बताया था कि ये सिमेट्रिक कर्व होता है। सिमेट्रिक कर्व में अगर हम इस कर्व को बताएं तो म्यू इक्वल टू ये आपकी वैल्यू है म्यू, इसके दोनों और ये जो एरिया है और ये जो एरिया है इसके बाएं और दाएं साइड में दोनों बराबर होगा। तो चूंकि टोटल एरिया हमारा 1 के बराबर होता है तो आधा एरिया हमारा 1/2 के बराबर हो जाएगा। यही मैंने इस कर्व के द्वारा आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है, राइट। अब एक खास बात क्या है कि पहला सवाल आता है कि क्यों हम नॉर्मल 0-1 के CDF में इंटरेस्टेड होते हैं। तो नॉर्मल CDF में इसलिए हम इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि आज के ज़माने में तो हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं और हम भिन्न भिन्न प्रकार की वैल्यूज़ को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन पहले के समय में जब हमारे पास इस तरह की सुविधा नहीं थी तो हमारे साइंटिस्ट ने और स्टैटिस्टिशियंस ने जो भी हमारे CDF की वैल्यूज़ होती हैं उनको टेबुलेट कर दिया था, उनको एक टेबल के फॉर्म में कर दिया था जिनको हमने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया था। तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि नॉर्मल 0-1 के केस में हमारे पास टेबल्स अवेलेबल होती हैं, राइट।
और उसमें से स्मॉल z की भिन्न भिन्न वैल्यूज़ को लेते हुए हमने इस फाई z की वैल्यूज़ को यहाँ पर कंप्यूट कर दिया है। और इसको हम अपने R सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन जो हमने टेबल का स्ट्रक्चर आप अगर किसी बुक में देखेंगे तो इस तरीके का दिया हुआ है कि यहाँ पर z की वैल्यू दी होती है, यहाँ पे आपको डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिए होते हैं और ये आपको एरिया दिए होते हैं। तो राइट, तो आपको ये देखना पड़ता है कि टेबल किस प्रकार की है। उन्होंने वैल्यूज़ को 0 से कैलकुलेट किया है कि उन्होंने 0 वैल्यूज़ को माइनस इन्फिनिटी से कैलकुलेट किया है। तो अगर आप ये देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है 0.5, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज़ इन्होंने माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में ली हुई है। ये आपको सावधानी बरतना पड़ेगा जब आप टेबल की बात कर रहेंगे। और अगर हम इसको कर के द्वारा अगर समझने की कोशिश करें अगर हम, तो अगर ये हमारा एक अगर नॉर्मल 0-1 का कर्व अगर है तो यहाँ पे कहीं हमारा माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे हमारा 0 है, और सपोज हमको 1.5 पर कोई वैल्यू निकालनी है तो ये 1.5 की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो जो फाई ऑफ 1.5 हमारा कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1.5 फाई टी डी टी, राइट। तो ये हमारा एरिया कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक का जो भी हमारा एरिया है ये हमारा CDF की वैल्यू हो गई, जिसको हम कैपिटल फाई 1.5 के द्वारा दिखा सकते हैं, राइट। तो ये हमारा इसका एडवांटेज होता है। ओके, अब हम आपने अक्सर एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है 3 सिग्मा लिमिट, 2 सिग्मा लिमिट, 1 सिग्मा लिमिट इत्यादि, उनके बारे में सुना भी होगा और इनको हम क्वालिटी कंट्रोल में खास तौर पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। तो उसी के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं, राइट। तो देखिए ये जो मैंने कर्व बनाया हुआ है ये हमारा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर का कर्व है। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमारी है म्यू। अब हम एक काम करते हैं कि इस वैल्यू म्यू के बाएं और दाएं हाथ पर जहां भी हमारा म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा की वैल्यू है उसको हम प्लॉट करते हैं। तो हम ये पाएंगे कि ये जो हमारा एरिया है जो हमारा डार्क ग्रीन कलर में है ये हमारा 68% होता है। और उसी तरीके से अगर हम अपने इस कर्व में अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा कि अगर हम वैल्यूज़ लेते हैं तो ये जो हमारा एरिया हमारा होगा ये हमारा 95% के आसपास होगा, 95% होगा। और अगर हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं अगर हम म्यू माइनस 3 सिग्मा का पॉइंट लेते हैं और ये म्यू प्लस 3 सिग्मा का पॉइंट लेते हैं तो यहाँ तक का जो भी हमारा एरिया होगा ये हमारा 99.7% होगा। इस तरीके के जो हमारे रिजल्ट हैं उनको हम अलग अलग तरीके के जगह पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये था कि जब भी हम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर की बात करेंगे तो म्यू प्लस माइनस सिग्मा के बीच का जो एरिया हमारा 68%, राइट, और म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा का जो एरिया है ये हमारा 95% और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा का जो एरिया हमारा है ये हमारा 99.7% होगा, राइट। ओके, अब हम आपको इसी ग्राफिक के द्वारा इन भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज़ को कंप्यूट करने का भी अलग अलग जो तरीके हैं उनको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ हमारे कर्व में किस एरिया को दिखाती हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे कई सारे उदाहरण लिए हुए हैं। तो जैसे अगर हम कहें कि प्रॉपर्टी ऑफ z लेस देन माइनस a इक्वल टू अल्फा, ये अगर हम ये दिखाना चाहते हैं इसका मतलब ये है कि हमारा रैंडम वेरिएबल है z और उसमें से मैंने एक वैल्यू ली हुई है माइनस a और इसका जो एरिया है अर्थात प्रॉपर्टी z लेस देन माइनस a है ये हमारा अल्फा है, तो ये हमारा एरिया की वैल्यू है। तो अगर हम इसको अपने ग्राफ पे समझना चाहें तो कुछ इस तरह की पिक्चर बनेगी, जैसे यहाँ पर आप देखिए। तो ये हमारा है माइनस a, तो और ये जो हमारा एरिया जो मैंने हरे रंग से दिखाया है ये हमारा अल्फा है। और यही अगर हम दिखाते हैं प्रॉपर्टी z ग्रेटर देन a इज इक्वल टू अल्फा, तो इस कर्व में ये आपको ये पॉइंट हमारा a आएगा, वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपने बीच में ये 0 लिया हुआ है। तो 0 के इस ओर जो वैल्यूज़ होंगी नेगेटिव होंगी, इस ओर जो वैल्यूज़ होंगी ये आपकी पॉजिटिव होंगी। तो प्लस a आपका यहाँ कहीं आएगा 0 के दाहिने हाथ में, और यहाँ से जो भी आपका जो एरिया है a से लेकर के जो आगे वाला ये आपका अल्फा के बराबर है। और उसी तरीके से आप अगर देखेंगे कि अगर z की वैल्यू अगर माइनस a और a के बीच में लाई करती तो यह एरिया हमारा 1 माइनस अल्फा के बराबर कैसे होगा, राइट। अगर हम यहाँ पे दो वैल्यू लेते हैं माइनस a और प्लस a, राइट, और टोटल एरिया हमारा है अल्फा, तो इसके चूंकि हमारा कर्व सिमेट्रिक है तो इस 0 पॉइंट के इस एरिया में ये आपका माइनस अल्फा के पहले अल्फा बाई 2 एरिया होगा और a के बाद का जो एरिया होगा ये हमारा अल्फा बाई 2 होगा। चूंकि हमारा कर्व ये सिमेट्रिक है तो माइनस a के जो पहले का एरिया अल्फा बाई 2 अगर है तो प्लस a के भी आगे का जो एरिया हमारा अल्फा बाई 2 होगा। तो अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 कितना हो गया 1। तो जो हमारा ये रिमेनिंग एरिया हमारा जो मैंने हरे रंग से दिखाया है ये आपका 1 माइनस
अल्फ़ा होगा, राइट। ओके, उसी तरीके से अगर हम इसको ग्राफिकली दिखाना चाहें कि प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, तो ये देखिए ठीक है, अगर हम अपने इस कर्व में यहाँ पर a को यहाँ पर ले रहे हैं तो a हमारी कोई ग्रेटर देन 0 वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये 0 के दाहिने हाथ पर आएगी। तो ग्रेटर देन z ग्रेटर देन a हमारा कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया, और टोटल एरिया हमारा कितना होता है 1, राइट। तो अगर हम z लेस देन a का एरिया अगर निकालेंगे अगर, तो ये हमारा इधर ये वाला एरिया होगा। तो जो ये वाला हमारा एरिया है ये हमारा कितना 1 माइनस जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन एरिया, अर्थात ये वाला एरिया हो जाएगा। तो ये है, मैंने आपको जो मैथमेटिकल रिलेशन का ग्राफिकल के साथ में किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं उनके बारे में आपको मैंने ब्रीफली यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है। उसी तरीके से आप अगर देखोगे कि एक और हमारा संबंध है, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन माइनस a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z लेस देन a। तो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन माइनस ए कितना है, तो माइनस ए अगर हम कर्व में प्लॉट करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा 0 के बाएं हाथ पर। तो ये हमारा कौन सा एरिया होगा, ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया हुआ है, और ये हमारा एरिया कितना है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन a। तो अगर माइनस ए आपका अगर यहाँ कहीं पर अगर है तो उसका प्लस है सिमेट्रिक साइड में 0 के दाहिने हाथ पर आएगा, और आप ये देखोगे कि ये जो हमारा एरिया है ये हमारा एरिया इसी के बराबर है, राइट। उसी तरीके से हम आपको यहाँ पे कुछ और रिजल्ट के बारे में दिखाते हैं कि अगर आपको कोई रैंडम वेरिएबल दिया है जहाँ पर हमने ये माना है कि x नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर को फॉलो करता है, तो उसको आप किस प्रकार से नॉर्मल 0 1 में चेंज करके अपनी भिन्न भिन्न तरह की प्रोबेबिलिटीज को टेबल के द्वारा डायरेक्टली आप ले सकते हो। तो अगर हमारा x अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, देन हमने ये देखा है अभी कि अगर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन ले लें z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, देन z का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये हमारा नॉर्मल 0 1 होगा। तो हम क्या करते हैं कि हमको जो भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको हम इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी हमारी रैंडम वेरिएबल x पे हमको निकालनी है उसको हम z के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम टेबल के द्वारा हम उस प्रोबेबिलिटी को निकाल लेते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि अगर हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू b, तो हम क्या करेंगे, तो अगर इसको हमको ऐसे लिखना है x b, तो हम इसमें से दोनों और हम इसको म्यू से सबट्रैक्ट कर देंगे और इसको हम सिग्मा से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये हमारी क्या हो गई z, राइट। तो देखिए यही काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और अब हम निकाल लेंगे कि प्रोबेबिलिटी z लेस देन b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो ये हमारी कौन सी प्रोबेबिलिटी है, ये हमारा जो क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन है उसी की तो वैल्यू है b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा पर, राइट। उसी तरह से अगर मेरे को कोई प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a, तो हम क्या कर देंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू a, और इसमें से भी हम फिर यही काम कर लेंगे, x और a है तो इसमें से अगर हम दोनों और म्यू से घटा देंगे और सिग्मा से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा z, और ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a है उसको हम CDF के फॉर्मेट में कैपिटल 5 a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा के फॉर्मेट में लिख देंगे, राइट। उसी तरीके से अगर हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x लाइज बिटवीन a एंड b, राइट, तो उसमें से भी हम उसी तरह की ट्रिक लगाएंगे कि दोनों ओर हम x के दोनों ओर हम म्यू से उसको सबट्रैक्ट करके और सिग्मा से डिवाइड करके हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो जो हमारा x वेरिएबल है ये हमारा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जो हमारा z के बराबर होगा, और इसको फिर हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि z इज लाइंग बिटवीन a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एंड b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जिसको हम अपने जो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि f ऑफ प्रोबेबिलिटी की अगर हमारा x हमारा x1 x2 के बीच में लाई करता है तो ये हमारा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 होता है। इसको हम लगा देंगे और हम ये CDF कहाँ पर, b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस CDF कहाँ पर, a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा पर निकाल देंगे और हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की x हमारा माइनस a और a के बीच में लाई करता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CDF एट a और माइनस CDF एट माइनस a, और CDF एट माइनस a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस फाई ऑफ a। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ फाई ऑफ a माइनस 1, अर्थात ट्वाइस ऑफ CDF का दुगना माइनस 1, राइट। तो अब हम देखिए यहाँ पर इन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ को समझने के बाद में यहाँ पर हम रुकते हैं, और मैंने आपको यहाँ पे
आप अपने यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित बहुत ही छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका हम आगे आने वाले लेक्चरों में हम उनका इस्तेमाल करेंगे, उसका मैंने आपको एक आइडिया देने की कोशिश करी है। राइट, हर एक प्रॉपर्टी का अपना एक मैथमेटिकल प्रूफ होता है, और लेकिन हम उस मैथमेटिकल प्रूफ में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम उनको किस प्रकार से आगे इस्तेमाल करेंगे ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, और इसी को हमने यहाँ पर अचीव करने की कोशिश करी है। और आप देखेंगे कि आगे जब भी हम मल्टीवेरिएट प्रोसीजर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट दोनों तरीके के जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस हैं दोनों का इस्तेमाल करते हैं। जब हमको किसी एक वेरिएबल के बारे में इन्फरेंस ड्रॉ करना होता है तो हम यूनिवेरिएट की बात करते हैं, और जब हमको एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में इन्फरेंस ड्रॉ करना होता है तो हम मल्टीवेरिएट के बारे में बात करते हैं। और उसी प्रकार से हम दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में ये इम्पॉर्टेंट है कि मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। आप उसके बाद रिवाइज ज़रूर करिए, और जो उसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक बार समझने की कोशिश करिए कि वो क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही मैंने आपको मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ का ग्राफिकल के साथ में किस तरीके से कनेक्शन होता है ये भी दिखाने की कोशिश करी है। उसको समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और हम अगले लेक्चर में अब आपको इस यूनिवेरिएट से हम इसको हाई डायमेंशन में ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी हम इसको यूनिवेरिएट को हाई डायमेंशन में ले जाने की कोशिश करेंगे तब तक उसके लिए बहुत आवश्यक है आपको यूनिवेरिएट का जो कॉन्सेप्ट है ठीक से आना चाहिए। तो आप इस यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमने बात करी है और कुछ के बारे में बात नहीं करी है, उसको आप अपनी किताबों से देख सकते हैं। आप उनको एक बार देखिए, समझिए, और हम आपको अगले लेक्चर पर मिलने ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।